अच्छा पैटर्न पर चर्चा हो जाए 5 मिनट। देखिए आपका 12 जून को एग्जाम है और अगले हफ्ते मतलब इस हफ्ते किसी भी दिन एडमिट कार्ड आ सकता है। ठीक है, लगभग 5 तारीख तक एडमिट कार्ड आ जाएगा। और जो पोस्टों की संख्या है आपकी इस समय वो लगभग 400। कितनी है समय संख्या? लगभग 400। और 400 में 300 पोस्ट जो है वो सभी के लिए खुले हुए हैं, जबकि लगभग 100 पोस्ट ऐसी हैं जो विशेष प्रकार की है, विशेष आर्हता वाली पोस्ट है। ठीक है, और साथ में जो आपके प्री रिजल्ट आने से पहले तक पोस्टों की संख्या बढ़ती रहती है। पोस्टों की संख्या कब तक बढ़ती रहती है? प्री रिजल्ट आने के पहले तक पोस्टों की संख्या में वृद्धि होती है, घटती नहीं है, बढ़ती है। ठीक है, और इस समय आपके यूपी में 13 गुना प्री पास किया जाता था, 13 गुना होता था। अब शायद एक न्यूज आएगी कि शायद 15 गुना पास किया जाएगा। क्यों है किसी को आपको अपडेट? क्यों, कितने गुना पास होना है? गुना बढ़ते हैं नहीं, 13 गुना तो पिछले बार था, जो नए अध्यक्ष महोदय आए हैं और चर्चा हुई थी इस संदर्भ में कि 15 गुना शायद पास किया जाना। आप लोगों को है आइडिया? नो सर। ठीक है, तो देखिए ये है कि 13 या 15 गुना, तो इसका मतलब पहले 18 गुना पास होते थे, एग्जाम थोड़ा सा आसान हुआ करता था। पहले देखिए दो चीजें थी, जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो थोड़ा हल्का होता था और ज्यादातर मोस्टली जैसे घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ लिया या जीएस तौर पर पढ़ लिया तो उससे प्री क्वालिफाई हो जाता था। लेकिन अब क्या होने लगा है आपको बताने का, जब से प्रभात कुमार जी आज 2018 की बात से 2018 की बात से क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है। पैटर्न चेंज में हो ये गया कि अब जो परंपरागत प्रश्न हुआ करते थे एग्जाम में आते थे, अब परंपरागत क्वेश्चन नहीं आते। कहता है अब परंपरागत क्वेश्चन नहीं आते। परंपरागत क्वेश्चन का मतलब होता है ऐसे क्वेश्चन जो लगातार रिपीटेड है ना। तो अब वो परंपरागत क्वेश्चन आना क्या हो गए हैं? बंद हो गए। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं क्या? नए सिरे से, नए तरीके वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। और इन पैटर्न में हमें ये ध्यान रखना है कि नई चीजों के साथ साथ करंट अफेयर ही एकमात्र स्थिति है जो आपको समाप्त करती है। करंट अफेयर ही एकमात्र ऐसा पार्ट है जीएस में आप कितना क्या कर पाएंगे वह नहीं बता जा सकता। लेकिन जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन इसमें ही ऐसे रहते हैं, ना तो ये कि पहले पैटर्न कैसा था, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा है, वो सभी के लिए नया होता है। करंट अफेयर क्या सभी के लिए नया है। तो हमारी सलाह आपको ये है कि करंट अफेयर को ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है? मजबूत करना है। करंट अफेयर ही आपको एग्जाम में क्या करेगा? दूसरे की तुलना में आपको ज्यादा बढ़त दिलाएगा। क्लियर बात? क्यों क्लियर है बात? है ना? ध्यान में रखिए। आप देखिए करंट अफेयर पर आ जाते हैं तो समय देखना है। पहला क्वेश्चन ये है कि जब जारी की है, आपकी वॉइस नहीं आ रही। जारी कर दी है। ठीक है, ये अब आ रही आवाज? यस सर, अब क्यों आ रही है। क्लियर है ना? नहीं आ रही सर। क्लियर है? जी सर, आ रही है। दोबारा कनेक्ट करते हैं।
यस सर, आ रही जी है सर। आवाज। जी सर। हेलो। हाँ, अब क्लियर है? यस सर, अब क्लियर आ रही है आवाज। हाँ, तो देखिए, जम्मू कश्मीर में परसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। परसीमन आयोग का कार्य होता है कुछ समय बाद, है ना, एक निश्चित समय के बाद किसी क्षेत्र की सीमा का अवलोकन करना और उसको निर्धारित करना, जिससे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा, दोनों इलेक्शन में सीटों की संख्या में कुछ परिवर्तन होगा या फिर यथास्थिति रहेगी, इसके संदर्भ में अपनी रिपोर्ट जारी करना। और जब ये रिपोर्ट जारी होती है तो उससे निर्धारित ये रहता है कि रिपोर्ट जारी करने की अब कितनी सीटें बढ़ गई हैं, कितनी सीटें घट गई हैं, सीटों की स्थिति क्या है, यथास्थिति रही है या कोई परिवर्तन हुआ है, इस संदर्भ में। और जब भी कोई नया परसीमन आयोग गठित होता है तो आपके प्री एग्जाम में और मुख्य परीक्षा एग्जाम में दोनों जगह क्वेश्चन बनता है। प्री में तो हम लोग अभी देख रहे हैं, मुख्य परीक्षा भी बनता है। परसीमन आयोग क्या है, इसके गठन संरचना को समझाइए, है ना। परसीमन आयोग की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपकी मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में परसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट जारी की है और ये रिपोर्ट 5 मई 2022 को जारी की गई। डेट याद रखना है। समझ में आ रही है बात? क्यों समझ में आ रहा है? यस सर। डेट याद रखेंगे परसीमन आयोग की, ठीक है। तो परसीमन आयोग की रिपोर्ट कब जारी की है? 5 मई 2022। 5 मई 2022 को जारी की है, ठीक है। और अब देखिए, इस रिपोर्ट से क्या हुआ है कि 7 सीटें बढ़ाई गई हैं, विधानसभा का पुनर्गठन किया गया और जम्मू कश्मीर में 7 सीटें बढ़ा दी गई। इससे अब विधानसभा में सदस्यों की संख्या 83 मतलब 83 से बढ़ के 90 हो गई है। क्यों हो गई है? देखिए, पहले 87 थी, 87 थी, लेकिन लद्दाख अलग हो गया था तो 4 सीटें लद्दाख में चली गई थी, तो परिणाम था 83 मतलब 83 सीटें रह गई थी। अब 83 में से क्या किया गया, इनको 7 सीटें बढ़ा दी गई, तो इनकी संख्या क्या हो गई है? 90 हो गई है। तो परसीमन आयोग ने जो जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाई है, उनकी संख्या बढ़ के अब 90 हो चुकी है। और इसमें भी एक सीट जम्मू संभाग में बढ़ी है और जम्मू संभाग में 6 सीटें बढ़ी है और कश्मीर संभाग में एक विधानसभा की सीट में वृद्धि की गई है। क्या किया गया, फिर से ध्यान दीजिएगा। हमने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में परसीमन आयोग का गठन किया गया। परसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट जारी की और रिपोर्ट कब जारी की? 5 मई 2022 को। और इस रिपोर्ट में 7 सीटें विधानसभा की बढ़ा दी गई। कितनी सीटें बढ़ाई गई? 7 सीटें बढ़ाई गई। इसका आशय हुआ कि जम्मू कश्मीर में जो 83 सीटें थी, मतलब 83 सीटें थी, अब बढ़ के वो 90 हो जाएंगी विधानसभा में। क्यों? क्योंकि पहले 87 थी, लेकिन 4 लद्दाख अलग हो गया, 4 सीटें वहां चली गई। तो 83 है, 7 सीटें नई बढ़ गई, तो बढ़ के हो गई 90 सीटें। कितनी हो गई है? 90। संख्या रखना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संख्या हो गई 90 और इसमें से जम्मू संभाग में 6 सीटों की वृद्धि की गई और कश्मीर संभाग में 1 सीट में वृद्धि की गई। क्या किया गया, फिर से आप रिपीट करेंगे। जम्मू संभाग में कितनी सीटें बढ़ी हैं? 6 सर। और इसमें कश्मीर संभाग में 1 सर। 1। अब देखो, अब जम्मू संभाग में टोटल सीटों की संख्या हो गई है 43। कितनी हो गई है? 43, 43। और कश्मीर घाटी संभाग में 47 मतलब 47। ठीक है, कितनी हो गई है? वहां पर 43 और जम्मू संभाग में 43 सीटें हो गई है और कश्मीर संभाग में 47 हो गई है। ठीक है ना, ये आपको देना है। और पहली बार अनुसूचित, देखिए जो ये नए होता है, क्यों? क्योंकि आपके सिविल सेवा एग्जाम में यही क्वेश्चन आते ही हैं। अब देखो, पहली बार अनुसूचित जनजाति
समुदाय के लिए जम्मू कश्मीर में 9 विधानसभा सीटें आरक्षित। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए पहली बार आरक्षण हुआ है। यहाँ पर एसटी समुदाय के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है जम्मू कश्मीर में? क्यों, कितनी सीटें आरक्षित की हैं? 9, ध्यान रखिएगा, 9 सीटें आरक्षित की गई हैं और इसमें भी 6 जम्मू में, 3 कश्मीर में। ठीक है, टोटल 9 सीटें आरक्षित की गई, जिसमें से 6 जम्मू के लिए, 3 कश्मीर के लिए आरक्षित की गई। ये क्या करना है, आपको ध्यान में रखना। ठीक है, ओके सर। और देखिए, अब इसमें एक बात और कही गई कि जम्मू कश्मीर की नई विधानसभा में कश्मीरी पंडितों और पीओजेके में विस्थापनों को भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। पीओके वाला जो क्षेत्र है वहां पर भी कश्मीरी पंडितों को सीटों में भी फेरबदल किया गया है। किसमें परिवर्तन किया गया? हेलो जी सर। लोकसभा में भी बदलाव किया गया, ये ध्यान रखना है। अब जम्मू कश्मीर दोनों संभागों के हिस्से 2.5 लोकसभा सीट, मतलब कुल मिला के क्या है, 5 लोकसभा सीटें कर दी गई हैं। मतलब है जम्मू कश्मीर में अब लोकसभा सीटें कितनी हो गई है? 5। जम्मू कश्मीर में अब लोकसभा सीटें कितनी हो गई? 5। कि नहीं? आपकी वॉइस नहीं आ रही। हमें कह रहा है कि जम्मू, आवाज नहीं आ रही सर आपकी आपकी। वॉइस क्लियर नहीं है। हेलो जी सर। हेलो, हाँ अब आ रही क्लियर आवाज? जी सर। हाँ, तो देखिए लोकसभा में भी 5 सीटें की गई हैं, जिसमें 2.5 का प्रतिनिधित्व है, मतलब जम्मू और कश्मीर को समान रूप से। ठीक है,
और मतलब इस तरीके से देखा जाए तो 18 विधानसभा सीटों पर एक लोकसभा की सीट है। अच्छा, इस बार की जो परिसीमन आयोग बनाया गया, इसकी हेड कौन बनाएंगे? रंजना प्रकाश देसाई। कौन बनाएंगे? रंजना प्रकाश देसाई। बिल्कुल, ये ध्यान रखना है, रंजना प्रकाश देसाई बनाएंगे। देखिए, फिर अगली न्यूज है आपके लिए। फ्रांस फिल्म मार्केट में भारत अब तक का पहला कंट्री ऑफ ऑनर चुना गया है। और ये आगामी मार्च फिल्म में भारत का कंट्री ऑफ ऑनर होगा। ठीक है, मतलब फ्रांस फिल्म मार्केट में कंट्री ऑफ ऑनर किससे चुना गया है? भारत को। शुरुआत होगी मार्चेडू फिल्म से, मार्चेडू फिल्म से होगी इसकी शुरुआत। ठीक है, ध्यान रखना है। और इस बात जो वहां भारतीय मंडप था में उसकी थीम थी इंडिया द करंट हब ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और इसके बाद अगला हमें कितना ही याद रखिएगा, इसमें फ्रांस फिल्म मार्केट में भारत अब तक का पहला कंट्री ऑफ ऑनर चुना गया। ठीक है, अगला देखो, नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 जारी की गई। नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2020 की रिपोर्ट जारी की गई। ठीक है, अब देखो, ये जो रिपोर्ट है केंद्र सरकार ने जन्म और मृत्यु रिपोर्ट के आधार पर इसे चुना है। इसके आधार पर, जन्म और मृत्यु के आधार पर। तो इसमें हमें देखना है देश में मृत्यु दर है। देखिए, आंकड़े पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए, पंजीकरण जन्मों की संख्या पहले 2019 में 2.48 करोड़ थी। अब जो 2.42 करोड़ हो गई है, मतलब इसमें गिरावट दर्ज की गई। ये छोड़ दीजिए, हमें कुछ डाटा महत्वपूर्ण देखना है। देखो, देश में मृत्यु दर में सर्वाधिक वृद्धि बिहार में दर्ज की गई। पहला पॉइंट है, देश में मृत्यु दर में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ जारी की गई? बिहार में। दूसरा नंबर रहा है महाराष्ट्र। ये ध्यान रखिएगा, देश में मृत्यु दर में सर्वाधिक वृद्धि दर कहाँ जारी की गई? वेरी गुड, बिहार में। और दूसरा नंबर है महाराष्ट्र का। अच्छा, जन्म के समय सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ दर्ज किया गया? क्यों? जन्म के समय सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ दर्ज किया गया? लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में दर्ज किया गया। ठीक है, और सबसे कम लिंगानुपात मणिपुर में दर्ज किया गया। एक पॉइंट याद रखना, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक मृत्यु दर की वृद्धि कहाँ पर दर्ज की गई? तो बिहार में। ठीक है, और पूछा जाए कि सर्वाधिक लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश किसमें दर्ज हुआ है जन्म के समय? लद्दाख में दर्ज किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्यों में है मणिपुर का। अगला, भारतीय तटरक्षक बेड़े में शामिल हुए ALHM के थर्ड हेलीकॉप्टर कौन से हुए हैं? बस केवल नाम भर याद रखिएगा। भारतीय तटरक्षक बेड़े में शामिल किया गया है, बस इतना ही याद रखिएगा, बस और कुछ नहीं।
इसके अलावा कुछ नहीं पूछता है। और एक कहाँ पर कोच्चि तट पर शामिल किया गया, कहाँ पर शामिल किया गया, ये महत्वपूर्ण है, कोच्चि तट, ठीक है ना। फिर अगला, लिथुआनमा में भारतीय दूतावास खोलने का निर्णय लिया गया। तो भारत का लिथुआनिया में, या ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत ने अभी हाल ही में किस देश में नया दूतावास खोलने का निर्णय लिया है, तो ये देश कौन सा है, लिथुआनिया। ये ध्यान रखिएगा, इसका नाम है बाल्टिक कंट्री है। कौन सी है, बाल्टिक कंट्री है। और इसकी राजधानी है विलिनियस। कौन सी राजधानी है, क्यों, लिथुआनिया की राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है विलिनियस। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। तो यहाँ पर भारत ने अपना दूतावास खोला है। और इसके बाद रेल टेल और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया गया। ये आंध्र प्रदेश में किया गया, इतना ध्यान रखिएगा। रेल टेल और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन एनसीआरटीसी को मिली। देखो, ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट ट्रेन है, ये दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए, कहाँ के लिए चलेगी ये, दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए। दिल्ली, और ये मेक इन इंडिया के तहत निर्मित की गई। मेक इन इंडिया समझ रहे हैं, ऐसे उत्पाद जो भारत में ही उत्पाद निर्मित हो उनको मेक इन इंडिया कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन चलाई गई। अगला, क्वार जल विद्युत परियोजना के लिए निवेश को मंजूरी दी गई। ये जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर। कहाँ पर है, आपके पूछा जा सकता है, क्वार जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है, तो जम्मू कश्मीर। नदी का नाम, आपसे नदी का नाम पूछे तो आप बताएंगे क्वार नदी, ठीक है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए, क्वार जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर है, लेकिन ये सिंधु रेशम कहता है, कैसा है, सिंधु रेशम। सिंधु रेशम का मतलब ये है कि जो सिंधु नदी से जुड़ी हुई और नदियां हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे, राष्ट्रीय प्रवास स्वास्थ्य सर्वेक्षण की 5वीं रिपोर्ट जारी की गई। कौन सी रिपोर्ट आई है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण की 5वीं रिपोर्ट, ठीक है। अब देखो, इसके आंकड़े ध्यान रखना है। देखिए, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, भारत में जो प्रजनन दर है TFR, इसमें क्या किया गया है, कमी दर्ज की गई है। क्या हुआ है, कमी दर्ज की गई है, और ये 2.2 से घटकर 2 हो गई। कितना हो गया भारत में प्रजनन दर TFR, घटके कई बार एग्जाम में आ रहा है, हर बार आता है, हर 2-3 साल में एक बार पूछ चुका है। 2017 में भी यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था। आप पिछले वर्षों के पीसीएस के पेपर उठा के देखेंगे तो आपको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो क्वेश्चन है आपका कि जो है प्रजनन दर में TFR जो 2.2 था, अब घट के कितना हो गया है, 2 हो गया है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अभी और देखते हैं हम,
खैर एक रिपोर्ट और जारी की गई, ऐसे राज्य जिनकी टीएफआर दर मतलब प्रजनन दर 2 से ऊपर है, ऐसे राज्यों में बिहार पहले पर है। बिहार है 2.98, याद रखना है। कितना है बिहार? 2.98। उसके बाद मेघालय है 2.91। उत्तर प्रदेश भी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश है 2.31। उत्तर प्रदेश कितना है? 2.31। वेरी गुड। उत्तर प्रदेश से याद रखिएगा, क्योंकि आपका ये लोकल एग्जाम है तो यूपी का ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अगला आंकड़ा दी गया है, देखो ग्रामीण क्षेत्रों में टीएफआर दर आज भी ज्यादा है, वहां 2.1 है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है? 2.1 आज भी है, जबकि शहरी क्षेत्रों में थोड़ा सा डाउन हुई है, 1.6 है। शहरी क्षेत्रों में डाउन हुई है, जबकि उसमें ग्रामीण क्षेत्र में आज भी ज्यादा है। ठीक है, अगला है भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन। तो देखो ये दरअसल बिहार के पूर्णिया के परोरा में, पूर्णिया जिला है जो कि बिहार में पड़ता है, और यहाँ का एक स्थान है परोरा, यहाँ पर उद्घाटन किया गया। किसका? भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। ठीक है, अब देखो एक और महत्वपूर्ण है, प्लास्टिक अपशिष्ट। अपशिष्ट का मतलब होता है ऐसा प्लास्टिक जो हमने प्रयोग कर लिया है, खराब हो गया है, फेंक देते हैं, मतलब वो डिस्पोजल नहीं होता है। तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शुभंकर और हरित पहल को शुरू किया गया। कैसे किया गया? प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शुभंकर और हरित पहल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अगला पॉइंट है, बायोगैस से चलने वाला पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन ये महाराष्ट्र में खोला गया। महाराष्ट्र के हाजी अली मुंबई में किया गया। देखिए ईवी चार्जिंग स्टेशन अलग बात है, लेकिन ये क्या बायोगैस से चल रहा है। बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ उद्घाटन किया गया है? महाराष्ट्र के हाजी अली मुंबई में। ठीक है, आवाज आ रही क्लियर? यस सर। है ना, तो हाजी अली मुंबई में खोला गया है ना। इतना बार याद रखना है, बाकी और भी विस्तार दिया गया लेकिन उसमें नहीं पढ़ना हमें। अगला देखना, भारत AAEA का अध्यक्ष बना है। एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुआ है? भारत। पूछा जाएगा AAEA का अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया है, या एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी का जो अध्यक्ष है वो निर्वाचित हुआ है भारत। कौन हुआ है? भारत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद आता है, सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी। किस पर रोक ली है? आर्टिकल 124 में, इसलिए देशद्रोह कानून पर रोक लगाई गई। धारा 124 के तहत। ठीक है, ये चीजें आपको क्या करना। अब अगला है ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन, क्यों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन।
ये 21-22 अप्रैल को भारत के दौरे पर रहे, ठीक है। और इन्होंने अपने दौरे की शुरुआत अहमदाबाद से की। कहां से की? अहमदाबाद से, ठीक है। 15 गुना है, जो पीटी पास करना है। अभी न्यूज भेजी किसी ने ग्रुप में, 15 गुना हो गया है, ठीक है। ध्यान रखने, अच्छी न्यूज है। 15 गुना है और साथ में इंटरव्यू कॉलिंग 3 गुना कर दिया है। पहले 2 गुना था। ये दोनों पॉइंट अच्छे, ये दोनों ही पॉइंट बहुत अच्छे हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये अहमदाबाद से शुरू की गई और ये न्यूज ध्यान रखिएगा। अगली न्यूज है कि देखिए, अहमदाबाद से इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और हैदराबाद हाउस में बैठक संपन्न हुई। एग्जाम में क्वेश्चन, ब्रिटेन प्रधानमंत्री की तो हैदराबाद हाउस में कहाँ शुरू हुई है? हैदराबाद हाउस में शुरू हुई है और इसमें रोड मैप 2030 को जारी किया गया। किसको जारी किया गया? रोड मैप 2030 को जारी किया गया। रोड मैप 2030 का मतलब होता है कि सन 2030 को तक कैसे बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना। ठीक है, इसके बाद देखिए और भी कई मुद्दों पर इनके बीच में चर्चा हुई है। एक महत्वपूर्ण जो हुआ है, इसके तहत दोनों देश जलवायु स्मार्ट टिकाऊ नवाचार का हस्तांतरण करेंगे। तो इसके लिए 75 मिलियन ब्रिटिश पाउंड तक वित्तीय सहयोग किया जाएगा। और G2G समझौता भी हुआ है। कौन सा समझौता हुआ है? G2G, बस इतना ध्यान रखिएगा। और ब्रिटेन सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। किस नंबर का व्यापारिक भागीदार है? क्यों? ब्रिटेन 14वें नंबर का व्यापारिक भागीदार है। ध्यान रखना, ठीक है। 14 है। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में शुरू हुआ। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL द्वारा असम के जोरहट में हरित हाइड्रोजन संयंत्र को क्या किया गया? शुरू किया गया। कहां पर? असम के जोरहाट में, ठीक है। देखिए, नीति आयोग ने एक बैटरी स्वैपिंग नीति को जारी किया है। किसको जारी किया? नीति आयोग ने बैटरी स्वैपिंग नीति। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बैटरी स्वैपिंग नीति किसने जारी किया? तो नीति आयोग ने। नीति आयोग ने क्या जारी किया? बैटरी स्वैपिंग नीति, ठीक है। जहाँ ज्यादा आबादी है उन शहरों में इसको प्राथमिकता दी गई। और ये दरअसल एक प्रकार की हो डिस्चार्ज हो जाती है तो बैटरी से उसे एक्सचेंज कर, ठीक है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाना, उसी सिलसिले में चीजें की गई। मेघालय का जिंगकीजेरी या यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल, किसे शामिल किया गया? मेघालय का जिंगकीजेरी या लिविंग रूट किसमें शामिल हुआ है? यूनेस्को की अस्थायी सूची में।
गया मेघालय का चिंगकेंग जेली या लेको, याद रहेगा कि नहीं? क्यों? फिर इसके बाद असम और मेघालय में 50 विवाद को सुलझाने पर समझौता हुआ। तो देखिए इसकी डेट भी याद रखना है। असम और मेघालय में के लिए कब समझौता हुआ है? ये हुआ 30 मार्च 2022 को। कब हुआ असम मेघालय के बीच में? 30 मार्च 2022 को समझौता हुआ और जिसमें सीमा विवाद को सुलझाने पर सहमति बनी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, दोनों के बीच में कितनी किलोमीटर की सीमा विवाद था? 884.9, 884.9। ठीक है ना? ठीक है, असम मेघालय के बीच में संबंध हो गया है, विवाद का सुलझा दिया गया। स्वदेश निर्मित यात्री विमान डार्नियर 228 की पहली व्यवसायिक यात्रा AHAL हाल के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, और ये असम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट तक उड़ान भरी। ये आपसे प्लेस पूछ सकता है, किस प्लेस से कब तक, ये ध्यान रखिएगा। तो स्वदेश निर्मित यात्री विमान डोर्नियर 228 ने पहली व्यवसायिक उड़ान कहाँ से कहाँ तक भरी है? तो ये असम के डिब्रूगढ़ से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट के बीच में भरी गई है। कहाँ? तो डिब्रूगढ़ से जो है अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट। वेरी गुड, वेरी गुड, ये ध्यान रखना है ना, ये महत्वपूर्ण पॉइंट था। अगला महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना। तो महाराष्ट्र में क्या जीन बैंक परियोजना का उद्घाटन किया गया है और इसका उद्देश्य यही है कि राज्य में जेनेटिक संसाधनों को संरक्षण प्रदान करना है। देखिए महाराष्ट्र के मुंबई में डिजिटल बस सेवा का शुरुआत, भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल बस मुंबई में शुरू की गई और ये गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट मार्ग पर शुरू किया गया। कहाँ किया गया? गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट मार्ग पर टैप एंड टैप आउट सेवा का शुभारंभ किया गया। अच्छा, देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत इस जम्मू कश्मीर के साबा के पल्ली गांव में शुरू हुई। कहाँ हुई? पल्ली गांव में। अगला है 10 गीगावाट क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान। कौन सा बना है? राजस्थान। वेरी गुड। ये 10 गीगावाट ये सोलर ऊर्जा से का संबंध है। किससे संबंध है इसका? सोलर ऊर्जा से। वेरी गुड, इसे ध्यान देना। 7वां रायसीना विवाद ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। रायसीना, 7वां रायसीना संवाद कहा? रायसीना संवाद कहाँ पर हुआ है? दिल्ली। हुआ। वो अर्थव्यवस्था के संबंध में होता है और देखिए इसका उद्घाटन ना यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन ने किया। किसने किया इसका उद्घाटन? इसका उद्घाटन किया उर्सुला वान डेर लेयन ने। किसने किया?
तो इसी में आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। कर्नाटक में शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु सांस अभियान शुरू किया गया। सांस अभियान कहाँ शुरू किया गया? कर्नाटक में सर। कर्नाटक। वेरी गुड, कर्नाटक में। अच्छा, गुजराती जंगली गधों के संरक्षण रणखार कंजर्वेशन घोषित किया गया। तो रणखार कंजर्वेशन कहाँ घोषित किया गया? गुजरात। गुजराती गधों के संरक्षण, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। श्रृंखला दर्जे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनाई गई। ठीक है, श्रृंखला दर्जे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग कहाँ बनी है? और यह सुरंग हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ती है। तो इसकी लंबाई 4.25 किलोमीटर, 4.25। ठीक है, श्रृंखला दर्जे की लंबाई या सुरंग की लंबाई 4.25 है। तो यह हिमालय हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ती है। किसको जोड़ती है? हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से। हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ती है। हाँ, और इसके लिए सरकार के द्वारा ना प्रोजेक्ट योजक की शुभारंभ किया गया। अच्छा, देश की पहला समुद्री शैवाल पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तमिलनाडु। हाँ, तमिलनाडु में सर। तमिलनाडु। वेरी गुड। देश का पहला वाटर बैंक कहाँ, डिजिटल वाटर बैंक कहाँ स्थापित किया गया? कर्नाटक। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन को उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन इंडिगो। इंडिगो क्या है? पहली एयरलाइन है जिसने स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का प्रयोग किया है। देखिए, साना जो जम्मू कश्मीर में है, ये प्रधानमंत्री जन औषधि आरोग्य योजना से 100% कवर होने वाला पहला जिला बन गया है। ये पहला जिला बन गया है, ये ध्यान रखना। ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक। कल क्लास